हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार शुक्ल आज आप क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इस चैप्टर को शुरू करें उसके पहले मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तब तक आप लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा बढ़िया से कंसंट्रेशन और फोकस आपका आना चाहिए चैप्टर के ऊपर, तो पढ़ने का मजा आएगा। सबसे पहले, हालांकि आप लोग 10th में पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया गया है, अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर व्हिच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच एग्जिस्ट अराउंड अस। मतलब साफ है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉम्पोजिशन को समझते हैं, साथ ही उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब उनका एक फॉर्म चेंज होकर दूसरे फॉर्म में जाता है, हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं उनमें होने वाले चेंजेस के बारे में। मतलब साफ है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो तो मैटर है। आप लोगों ने तो 9th क्लास में इसको पढ़ रखा है। तो उसके साथ में जो चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को हम लोग यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरह से वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनका हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे उनके साथ हम इंटरेक्ट होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो चलिए अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर है, तो इसमें आपको समझना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो एग्जिस्ट करता है और उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उनको लिखने का काम हम लोग करते हैं जिस मेथड के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, बट इसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चेंज के बारे में, क्योंकि चेंज एक ऐसा यहाँ पर टॉपिक है जहां से आपको उस चैप्टर का शुरुआती होता है। अगर आप चेंज को नहीं समझ पाइएगा तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज का। आप अलग अलग बुक्स में देखिएगा कि आपके चैप्टर का शुरुआत किया गया है, एक सबसे पहले एक लाइन दिया गया है वहां से, जैसे कि यहाँ मैंने एक लाइन आपको क्या किया है, चेंज इन एक्सप्लोरेबल लॉ ऑफ नेचर। कहीं पर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि परिवर्तन जो है यह प्रकृति का नियम है। यहाँ पर कुछ भी जो होता है ना वो परमानेंट नहीं होता है, वो बदलेगा, चेंज होगा उसमें। हम ये नहीं कर सकते हैं कि वो एक, जैसे मान लेते हैं कि एक आयरन है, लोहे का एक किल है, ठीक है, तो लोहे का किल आज जिस अवस्था में है हमें नहीं कर सकते हैं कि आने वाले लंबे समय के बाद वो उसी अवस्था में रहेगा। और अगर आप उसको खराब करना चाहते हो तो रख दो ना उसको मॉइस्चर में, वो तुरंत ही अपना अवस्था बदल देगा। मतलब साफ है कि चेंज होता है। हम लोग जन्म लेते हैं, हम लोग के बॉडी में चेंज आता है, ग्रोथ होता है। अगर एक सीड है, बीज है, अगर उसको हम लोग सॉइल में लगाते हैं तब क्या देखते हैं कि उसमें जर्मिनेशन होता है, अंकुरन होता है, वो बड़ा होता है, उसमें चेंज होता है। चेंज हर जगह होता है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ऐसा नहीं कि आप लोग को लेबोरेटरी के अंदर जाना है। लेबोरेटरी तो खुद हमारा बॉडी ही है। हम लोग के बॉडी के अंदर में अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत तरह के चेंजेस भी होते हैं उसके साथ। मतलब साफ है कि चेंज एक ऐसा नियम है प्रकृति का जो लगातार चलता रहा है और चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अपने आसपास में भी बहुत तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिएगा और फिर आप उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि वो चेंज जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस टाइप का है, क्या वो हमेशा के लिए है या वो पहले वाले अवस्था में लौट सकता है। तो चलिए इसके बाद अगले लाइन को देखते हैं। और फ्रॉम द dawn of creation the world has been subjected to inscrutable phenomena called change। जब से इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि जीवन का शुरुआत हुआ है या जब से इस अर्थ का क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है, तब से यहाँ पर चेंज एग्जिस्ट कर रहा है। चेंज रुक नहीं रहा है, चेंज होता जा रहा है, हर जगह पर परिवर्तन हो रहा है, हर जगह पर चेंज हो रहा है। और ये चेंजेस जो होते हैं ना, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमें डेवलपमेंट की ओर भी ले जाते हैं, हमारे अंदर में नए नए क्वेश्चंस को मतलब कि अरेंज करने का एक संभावना देते हैं और फिर हम उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब नई चीजों को हम लोग वहां पर पाते हैं। यानी कि बहुत कुछ जो है ये हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है और ये साइंस को डेवलप करने में, केमिकल साइंस को डेवलप करने में बहुत ही एक बेहतर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर the only thing which is permanent perhaps the change। बहुत ही एक
यूनिक सा सेंटेंस है। कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिया, समझिए कैसे। अभी मैंने कहा कि कुछ भी अर्थ पे हमेशा के लिए नहीं होता है, वो बदल जाता है, वो चेंज होता है, एक सा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो परमानेंट है क्या? तो परमानेंट चेंज है ना, चेंज परमानेंट है, ये चेंज होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि कोई भी प्रकार का थिंग जो होता है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन चेंज जो है ना वो परमानेंट है, वो कंटिन्यू जो है ना वो चलता रहता है। जब से शुरुआत हुआ है ना यहाँ पर हमारे अर्थ का, जब से क्रिएशन हुआ है तब से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, we can observe that some changes are very common। बिल्कुल सही है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चेंजेस जो होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं, बहुत ही साधारण से होते हैं, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना मैटर का, उसमें चेंज आता है, उसमें बदलाव आता है। लेकिन वही कुछ चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि whereas some are complex, कुछ चेंजेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि इंटरकनेक्टिंग चेंज दैट कीप आवर बॉडी अलाइव, यानी उस प्रकार के चेंजेस, उस प्रकार के परिवर्तन जो हमारे बॉडी को अलाइव रखे हुए हैं। इसका मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, जो अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमें अलाइव बनाए रखते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो जटिल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी एक ऐसे सब्सटेंस की जिसके कलर में चेंज हो रहा है, जिसके मतलब कि हम फिजिकल स्टेट में चेंज देख रहे हैं, जैसे कि वो पहले सॉलिड था, लिक्विड में आया, तो ये कंटिन्यू जो है एक ही ओर जाने वाला नहीं, वो रिवर्स टाइप होगा, ठीक है ना। तो इसको हम सिंपल चेंज बोलेंगे, इसको लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने उसके हाथ में आइस का एक टुकड़ा दे दिया, आइस क्यूब, कुछ देर के बाद वो मेल्ट होना शुरू होगा, वो आपको बता देगा ये देखो ये तो पानी बन रहा है, ये तो पानी में कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी वो बता रहा है कि चेंज हो रहा है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सॉलिड था ना, गया किसमें? लिक्विड में गया। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, हम उसको चलाना शुरू करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब ये उससे अलग है, उससे एक अलग प्रकार का चेंज है, ठीक है ना, एक डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिया गया था, जो अभी आप देख रहे हैं ना, तो इसमें दिया गया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर में होता है। तो वो जो है ना वो बिल्कुल जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना ज्यादा सिंपल नहीं होगा कि मेल्टिंग हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां पर। चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। Some changes can observed in our daily life are as changing in ice cube, into water, burning of fuel, digestion of food, etc. तो यहाँ पर आपको दिया गया सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कोई आइस क्यूब है, मेल्ट हो रहा है, आयरन लेड है, उसमें रस्टिंग हो रहा है, फूड हमने खाया है ना वो डाइजेस्ट हो गया, वो वैक्स था, मोम वैक्स क्या हुआ? पिघल गया, ठीक है। पेपर को हम जला रहे हैं, वहां भी केमिकल चेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि वहां भी चेंज हो रहा है। चलिए केमिकल चेंज को भी छोड़ देते हैं, वो आगे हम लोग समझेंगे कि चेंज के टाइप्स क्या होते हैं, बट चेंज तो वहां पे हो रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो दूध से दही का बनना चेंज है। अगर कोई पौधे का फूल जो है वो खिलता है और सूख जाता है, वहां भी चेंज हो रहा है। सीड था, आपने उसको लगाया, उसमें जर्मिनेशन अंकुरन हुआ, उससे पौधा इमर्ज किया, वो भी चेंज है। कोई बच्चे का बर्थ हो रहा है, उसका बॉडी डेवलप हो रहा है, ग्रोथ उसमें आ रहा है, वह भी चेंज ही है। ये सारे चेंजेस हैं। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस तरह के चेंजेस तो आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं। आसपास का तो छोड़ दीजिए, हम लोग के बॉडी में खुद एग्जिस्ट करता है। मतलब साफ है कि चेंजेस जो होते हैं वो हर तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। जरूरत है उनको ऑब्जर्व करने की, जरूरत है उनको एनालिसिस करने की, जरूरत है कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करने की, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा हमेशा के लिए है और कौन सा कुछ समय भर के लिए है। क्योंकि जब तक आप उनको क्लासिफाई नहीं कर पाइएगा, जब तक आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा, तब तक आप यह नहीं जान पाइएगा कि कहां पर चेंज के बाद एक ऐसे पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ है जो पहले वाली अवस्था में लौटकर नहीं आया है। और अगर वो पहले वाला अवस्था में लौटकर नहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए वो परमानेंट चेंज है। तो अभी मैंने दिया था कुछ देर पहले एग्जांपल मैग्नीशियम रिबन के जलने का। तो मैग्नीशियम रिबन अगर जल रहा है तो उसे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हमें देखना होगा कि वापस रिटर्न बैक होकर आ सकता है कि नहीं। अगर रिटर्न बैक होकर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो परमानेंट है। वहां पर उसका क्या होगा?
केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया पूरा का पूरा, एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ, और जो नया पदार्थ बन रहा है वो नए प्रॉपर्टीज के साथ एडजस्ट करेगा, वापस लौट कर नहीं आएगा। अगर नया पदार्थ बना है तो वापस लौट कर वो नहीं आएगा आसानी से यहाँ पर, यानी कि इस तरह के चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, टेम्पररी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि सिंपल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा टेम्पररी है, कौन सा परमानेंट है, उसको भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चेंज की। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि कुछ चेंज जो होता है वो होता है परमानेंट, कुछ होता है टेम्पररी। यानी कि जहां भी हम देखेंगे कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने के बाद में, वहां पर वो हम देखेंगे कि परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। लेकिन जहां पर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक रबर बॉल लिया, ठीक है, रबर बॉल हमने लिया, उसके ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने फिंगर्स से, वो दबा, ठीक है, उसका शेप चेंज हुआ। अब अगर हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से अपना शेप ले लेगा। मतलब उसमें जो चेंज हुआ था ना, चेंज इन शेप, वो था फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए था, ठीक है ना, वो चेंज हमेशा के लिए नहीं था, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं, हमने आइसक्रीम का एग्जांपल शुरू में लिया था, चलिए उसका फिर से लेते हैं। एक आइसक्रीम है, उसको हम छोड़ देते हैं एट रूम टेम्परेचर, वो पिघलना लगता है, पिघलता जाता है, पिघलता जाता है, वो मेल्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम चाहें तब उस वाटर को फिर से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं आइसक्रीम के रूप में। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ था, जो केमिकल प्रॉपर्टी पहले था ना, अभी वही है उसका। तो ये चेंज कौन सा होगा, यह चेंज हुआ यहाँ पर टेम्पररी, कुछ देर के लिए हुआ। और इस तरह के चेंजेस जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज जो वापस लौट सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, टेम्पररी चेंज जो होता है, कि टेम्पररी चेंज जो है इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। आइस लिए हुए हैं, उसको हीट किया, कन्वर्ट हुआ वाटर में, अब उसको ठंडा करेंगे ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से आइस में, जहां से आया था वहीं चला गया वापस लौट करके, यानी कि क्या हुआ, वो रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना, वो लौट रहा है वापस। तो अगर यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता तब रिवर्स होता, नहीं हो पाता रिवर्स, यानी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, ऐसे करके, यानी केमिकल प्रॉपर्टी बदला ही नहीं है, जो केमिकल प्रॉपर्टी पहले था ना, अभी वही प्रॉपर्टी है, सीधी सी बात निकल कर आती है। और यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल चेंज के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये दिखा रहा है बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, आइस से वाटर, वाटर से वापस आइस में कन्वर्ट हुआ। और इसके बाद बात करते हैं परमानेंट चेंज की। परमानेंट चेंज जो होता है इसको हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल चेंज के नाम से, यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस जो होता है टोटली चेंज हो जाता है। और अगर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सीधा निकल कर आता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, न्यू सब्सटेंस हर हाल में बनेगा। और अगर नया सब्सटेंस बना है तब इसका सीधा मतलब निकल करके आता है कि जिस बदले हुए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ उसका फॉर्मेशन हुआ है वहां से फिर से रिवर्स बैक होगा, पहले वाला अवस्था में नहीं जाएगा। जैसे बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ पेपर की, एक एग्जांपल के रूप में, यहाँ पर पेपर का जलना जो है, ये एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको परमानेंट चेंज के रूप में, और इसी को दे रहे हैं रिवर्सिबल चेंज के रूप में, दोनों सेम है तो उसमें डिफरेंस नहीं है। तो पेपर अगर जल रहा है तो पेपर यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन, जलने में मदद करने वाला। तो जला, जलने के बाद क्या कंबशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एज ए गैस रिलीज हो रहा है, प्लस एस राख बन रहा है और इसके साथ वाटर, ठीक है। अब अगर हम चाहे इसको रिवर्स बैक करें तो वापस हम प्राप्त कर लें तो पहले वाला सब्सटेंस हमें नहीं मिलने वाला, मतलब साफ निकल करके आता है कि ये वन डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में चेंज हो रहा है, ये जो एरो आप देख रहे हो ना वन डायरेक्शन में इसको दिखा रहा है, ठीक है ना, यानी कि रिवर्स ये नहीं हो सकता। तो मतलब साफ है कि आज का आपका जो टॉपिक है, आपके चैप्टर का पार्ट 1 जो है, इस चैप्टर के पार्ट 1 में आज हम लोग सिर्फ चेंज के बारे में समझ रहे हैं।
चेंज के टाइप्स के बारे में समझ रहे हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में समझ रहे हैं और उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में समझ रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ जाता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट फिजिकल चेंज फ्रॉम केमिकल चेंज, ठीक है ना, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पर आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है ना दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, कि फिजिकल चेंज जो है टेम्पररी है तो वो क्या है रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज क्या है परमानेंट है तो इरिवर्सिबल है। फिजिकल में देखेंगे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, केमिकल में देखेंगे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग फोकस करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, जो भी मैंने बोला टेम्पररी चेंज आर कंसीडर्ड एज फिजिकल चेंज, ठीक है ना, एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, यानी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का चेंज होता है जो रिवर्स हो सकता है, वापस लौट सकता है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट चेंज आर कंसीडर्ड एज केमिकल चेंज, एज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का बदल जाता है, सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, रिवर्स बैक नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इतना काफी है कि चेंज के बारे में आप लोग कम से कम समझ सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो सके चेंजेस को लेकर के। कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसके लिए लेबोरेटरी में जाना है, बस आंख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास में कितने तरह के चेंजेस होते हैं। अब आप देखिए कि वहां पर कहाँ आपको दिखाई पड़ता है नल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता हुआ, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, जितना ऑब्जर्व कीजिएगा ना उतना ज्यादा डेवलप होगा आपका माइंड। इसके बाद आप डिफरेंस क्रिएट कीजिए उनके बीच में। डिफरेंस करने का क्या तरीका है कि आप देखिए वो सिमिलर है कि नहीं है, अगर वो सिमिलर नहीं है तो यानी उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर तो है कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब साफ है कि आप बस बेस बना लीजिए कि जहां भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो रिटर्न बैक नहीं जाएगा केमिकल, बस बात खत्म है। और इसको छोड़ करके बाकी जो भी है वो फिजिकल है। तो अब तक हमने यहाँ पर चेंज के बारे में समझ लिया है। अब हम केमिकल चेंज को रिलेट करेंगे केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि फाइनली आपको पढ़ना यही है केमिकल रिएक्शंस और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है इक्वेशन। तो फाइनली जो आपको पढ़ना है हमें वहां तक पहुंचना है। मतलब साफ है कि केमिकल चेंज जो होता है ना वह केमिकल रिएक्शन से कोई अलग नहीं होता। हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस जो है वो सिमिलर काइंड है, एक ही प्रकार के हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और केमिकल चेंज में भी देखते हैं कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों में जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तब इसका सीधा मतलब निकल कर आता है कि दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी दिया था, तो वही वापस जा रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा और समझ सकें। ठीक है, मैंने दिया था यहाँ पर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर का। ये था एग्जांपल आपको बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जो जलना जो होता है, दहन जो होता है उसका मैंने एग्जांपल दिया था कि बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल सेंसर। अब इस बर्निंग ऑफ पेपर को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एक समीकरण के रूप में। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि पेपर जो है ये क्या है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, साथ में क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। ठीक है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेपर जो ऑर्गेनिक है सब्सटेंस और ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आपको इसके साथ में कार्बन मौजूद है पेपर में, और अगर पेपर में कार्बन मौजूद है तो सीधा सा बात वो तो जलेगा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, और जब वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर यहाँ पर इसको हम लिख लें, इसको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, अगर चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब साफ यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं इस इक्वेशन के रूप में यह किसी न किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर वो केमिकल रिएक्शन है ना तो किससे जुड़ा हुआ, केमिकल चेंज से जुड़ा हुआ, क्योंकि वहां हम देख रहे थे कि बर्निंग ऑफ पेपर क्या था, केमिकल चेंज था, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक रिएक्शन के रूप में है। तो पेपर के जलने पर जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है, यानी बिना सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो पेपर क्या हो गया, वहां पर रॉ मटेरियल हुआ या रिएक्टेंट के रूप में वहां पर हो गया ऑक्सीजन के साथ में वो। तो इस तरह से हम चेंज को यहाँ पर समझ सकते हैं।
तो आज का आपका जो था क्लास वो सिर्फ चेंज के ऊपर बेस्ड था। चेंज के बारे में आपने समझ लिया है। अब आप लोग चाहे तो खुद से डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज को। आप दोनों का एग्जांपल सेट कर सकते हैं खुद से, और आप रिलेट कर सकते हैं हाउ केमिकल चेंजेस आर रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट क्लास जो आप लोग का होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के डेफिनेशन को समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन का टाइप जो होता है, प्रकार, उसको समझेंगे। और साथ ही फिर हम लोग केमिकल इक्वेशन को समझेंगे, अनबैलेंस होता है उसको हम लोग बैलेंस करने को समझेंगे। यानी कि इसके बाद हम लोग मेन जो होता है चैप्टर जो होता है हमारा जो है हम लोग उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।